हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडम स्मिथ के बारे में पढ़ेंगे। उनकी थिंकिंग, इकोनॉमिक थिंकिंग को देखेंगे, उसको रिलेट करेंगे जॉन लॉक के लिबरलिज्म से। विल सी कि हाउ liberalism of John Locke was further taken by Adam Smith, and he led to rise of a new economic thinking, economic doctrine जिसका नाम है कैपिटलिज्म। तो लिबरलिज्म हमने देखा, उसके फादर कहे जाते हैं जॉन लॉक, और वहां से कैपिटलिज्म का राइज कैसे होता है, उसमें एडम स्मिथ का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सब कुछ हम लोग आज समझेंगे। एडम स्मिथ के जीवन के बारे में बेसिक कुछ बातें देख लेते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1723 इन स्कॉटलैंड। उन्होंने इकोनॉमिक्स की दुनिया में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। एक किताब लिखी थी उन्होंने, द वेल्थ ऑफ नेशंस। पूरा नाम है इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, बट शॉर्ट में कहें तो द वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में ये किताब लिखी गई, और इसके बाद से इकोनॉमिक्स की दुनिया को एक नया डायमेंशन मिल गया, एक नया डायरेक्शन मिल गया, और इसी कारण से एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अपनी इस किताब में उन्होंने जिस तरीके के आइडियाज को प्रपोज किया है, दैट लीड्स टू राइज ऑफ कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट थ्योरी। कैपिटलिज्म एग्जैक्टली है क्या, वो भी हम समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि एडम स्मिथ की ये जो किताब है या जो इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन वो प्रपोज कर रहे हैं कैपिटलिज्म की, वो काफी हद तक बेस्ड है ऑन द आइडियाज ऑफ जॉन लॉक। मोटी मोटी अगर बात की जाए इस किताब की, वेल्थ ऑफ नेशंस की, तो यहाँ पे एडम स्मिथ ने सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल इकोनॉमी में, ट्रेड में नहीं होना चाहिए। सो ही हैज क्रिटिसाइज्ड मर्केंटलिज्म, मींस गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ट्रेड। मेडिएवल एरा में जो गवर्नमेंट थे लेड बाय द किंग, वही दूसरे देशों में ट्रेडर्स को भेजते थे विद द गोल ऑफ मेकिंग प्रॉफिट फॉर द स्टेट। एडम स्मिथ ने इस अप्रोच को, मर्केंटलिज्म को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट का कंट्रोल या स्टेट का इंटरेस्ट ट्रेड में नहीं होना चाहिए। स्टेट शुड बी रादर एक्टिंग एज एन आर्बिटर, एक अंपायर की तरह काम करेगा, और एक फ्री मार्केट सिस्टम होना चाहिए बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कंपटीशन। फ्री मार्केट के लिए एडम स्मिथ कहते हैं कि इसके दो इनविजिबल हैंड्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, एंड दे कीप ऑन वर्किंग in continuous manner and they help in making best utilization of resources। गवर्नमेंट के लिए वो कहते हैं कि सरकार को सिर्फ डिफेंस एक्टिविटीज, जस्टिस, लॉ मेकिंग, इस पे फोकस करना चाहिए, बेसिक एजुकेशन देने पे फोकस करना चाहिए। तो एडम स्मिथ सजेस्ट्स लाइसेस फेयर प्रिंसिपल। लाइसेस फेयर मींस मिनिमम गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इन इकोनॉमिक मैटर्स, more and more freedom to the individuals as far as their economic decisions are concerned। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो एडम स्मिथ सजेस्ट करते हैं। इसके बारे में हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स की क्लासेस में भी देखते ही हैं कि हाउ एडम स्मिथ लेड टू राइज ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। उनके ही आइडिया से फिर बनता है डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड दैट लीड्स टू बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ओवरऑल। तो इकोनॉमिक्स के अपने लेक्चर्स को, शुरुआती दिनों के जो लेक्चर्स होते हैं हमारे फाउंडेशन क्लास के, उसको यहाँ से आप जोड़ करके देख सकते हैं। ये तो बात हो गई एडम स्मिथ के बारे में, थोड़ी थोड़ी बातें। अब जरा देखते हैं कि हाउ एडम स्मिथ टुक लिबरलिज्म टू द लेवल ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए, लिबरलिज्म क्लासिकल लिबरलिज्म का है। क्लासिकल मतलब ओरिजिनल, फर्स्ट। तो क्लासिकल लिबरलिज्म या ओरिजिनल लिबरलिज्म के फादर हैं जॉन लॉक। उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, उनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें दो कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है, सिविल गवर्नमेंट बना है, फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नमेंट बनाया गया है, और गवर्नमेंट को काम दिया गया है टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, लिमिटेड स्टेट की बात की गई है। तो जॉन लॉक की जो भी थ्योरी है, वो काफी हद तक लिबरलिज्म यानी कि इंडिविजुअल के आजादी के ऊपर एम्फेसाइज करता है, स्टेट का या सोसाइटी का रिस्ट्रिक्शन को कर्टेल करने की बात करता है। एंड दैट इज व्हाई जॉन लॉक इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। ही हैज शेप्ड मॉडर्न लिबरल थॉट।
आजादी, स्वतंत्रता की बातें दिखती हैं जॉन लॉक के थ्योरी में। वो स्टेट या सोसाइटी के बंधनों से नहीं बांधना चाहते हैं इंडिविजुअल को। तो अगर जॉन लॉक के थॉट्स को देखा जाए, उनके आइडियाज विच हैज शेप्ड या लेड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न लिबरल थॉट्स, तो वो कुछ मोटी मोटी बातें ऐसी हैं। ही हैज टॉक्ड ऑफ नेचुरल राइट्स, rights of life, liberty and property, which has become basis for the concept of fundamental right या human right, which is inalienable. No one can take it away, even the state cannot take it away. तो नेचुरल राइट की वो बात करते हैं, दैट वाज देयर इवन इन द स्टेट ऑफ नेचर। नेचुरल राइट के हिसाब से ही फिर कानून बनने चाहिए। नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल लॉ थी और उसके हिसाब से फिर सरकारों को कानून बनाना चाहिए। तो इसी कारण से यहां से फिर कॉन्सेप्ट निकल करके आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। तो नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा जॉन लॉक की थ्योरी में हमें रैशनलिज्म भी देखने को मिलता है। इवन इन द स्टेट ऑफ नेचर ह्यूमन बीइंग्स वेयर लिविंग अ पीसफुल हार्मोनियस लाइफ। जॉन लॉक कहते हैं कि सोसाइटी एग्जिस्टेड इवन बिफोर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज क्रिएशन ऑफ सिविल सोसाइटी। व्हाई? बिकॉज ह्यूमंस आर एंड वेयर रैशनल, रीजनिंग की एबिलिटी है उनके अंदर। उसके अलावा जॉन लॉक की थ्योरी में हमें इंडिविजुअलिज्म को भी देखने को मिलता है। इंडिविजुअल इज एट द सेंटर, इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। क्योंकि जॉन लॉक की जो थ्योरी है उसमें स्टेट इज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स ही हैज गिवन इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी या मैकेनिकल थ्योरी ऑफ स्टेट। स्टेट को बनाया गया है, सिविल सोसाइटी को बनाया गया है इंसानों द्वारा। तो अगर इंसान किसी चीज को बनाता है तो नेचुरली इंसान का इंटरेस्ट उस चीज से ऊपर है। ह्यूमंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनी मैकेनिकल थिंग। अगर हमने एक बॉटल बनाया है अपने इस्तेमाल के लिए जिससे हम पानी पी सकें, तो नेचुरल सी बात है कि हमारा इंटरेस्ट उस बॉटल से ऊपर है। मेडिवल सोसाइटी में क्या होता था, गॉड वगैरह के कॉन्सेप्ट को इतना सुप्रीम मान लिया गया था कि इंसान के इंटरेस्ट को पूरी तरह से सब्जुगेट कर दिया जाता था। लेकिन ये मॉडर्न थिंकिंग की शुरुआत देखने को मिलता है जॉन लॉक में। ही सेज कि एनीथिंग, इवन द स्टेट एंड द सोसाइटी। मेडिवल सोसाइटी में क्या होता था, गॉड वाज सुप्रीम और स्टेट को मान लिया गया था कि इट वाज क्रिएशन ऑफ गॉड। दैट मीन्स स्टेट इज सुपीरियर देन इंडिविजुअल, यानी कि स्टेट के नाम पे इंडिविजुअल शुड आल्सो बी सब्जेक्टेड टू सैक्रिफाइस। ह्यूमन सैक्रिफाइस कुड आल्सो बी डन इन द नेम ऑफ स्टेट बिकॉज स्टेट वाज मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। तो ये सब डॉगमेटिक आइडियाज मेडिवल सोसाइटी में चलते थे क्योंकि वहां पे डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट था। उसको चैलेंज करते हुए जॉन लॉक ने दिया कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी ऑफ स्टेट या मैकेनिकल थ्योरी ऑफ स्टेट या इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी ऑफ स्टेट। तीनों एक ही बात है, वेयर स्टेट हैज बीन क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। सो दैट इज द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट या सोसाइटी। तो इंडिविजुअलिज्म देखने को मिलता है विच इज अनदर मॉडर्न लिबरल थॉट इन जॉन लॉक। And limited government, of course, when individual is superior, individual's interest is superior than the state, then government has to be limited. गवर्नमेंट जो है वो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कानून बनाएगी। जॉन लॉक का जो कोट है, नो लॉ नो लिबर्टी, वहां से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखने को मिलता है, यानी कि सरकारें जो भी कानून बनाएंगी वो नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाएंगी। ये सब लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं जॉन लॉक। तो जॉन लॉक हैज लेड बेसिस फॉर मॉडर्न लिबरल थॉट्स। मॉडर्न लिबरल थॉट्स के ये सब कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं। इन आइडियाज को एडम स्मिथ ने पिक किया, जॉन लॉक के इन आइडियाज को, और इसके बेसिस पे ही हैज बिल्ड फर्दर इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन जिसका नाम है कैपिटलिज्म। तो एडम स्मिथ क्रोनोलॉजिकली जॉन लॉक के बाद आते हैं। वो भी उसी जगह के रहने वाले हैं, मोरलेस ही बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड। तो जॉन लॉक के आइडियाज को वो पिक करते हैं और वो उसको इकोनॉमी की दुनिया में अप्लाई करते हैं। और जॉन लॉक की लिबरलिज्म के बेसिस पे ही गिव्स राइज टू डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म है क्या? कैपिटलिज्म सरल भाषा में कहता है कि फैक्ट्रियों की ओनरशिप प्राइवेट लोगों के हाथ में होनी चाहिए। मोटिव बिहाइंड प्रोडक्शन शुड बी प्रॉफिट, मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। देयर शुड बी फ्री मार्केट, कॉम्पिटिशन, and demand and supply should decide
what should be produced in an economy. No government control, no centralized planning, but rather demand and supply should decide. Demand and supply are invisible hands, and they automatically correct everything. Though it is not seen, but they automatically correct everything. That is the central idea of capitalism's philosophy, developed या given by Adam Smith. अब एडम स्मिथ और जॉन लॉक में आपको कोरिलेशन तो दिख ही रहा है. आई होप यू आर एबल टू सी कि हाउ जॉन लॉक इज लेइंग बेसिस फॉर एडम स्मिथ. लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं कि आखिर एडम स्मिथ का फिलोसॉफिकल या इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर क्यों कहा जाता है जॉन लॉक को. तो ये रहे जॉन लॉक. उनकी आइडिया है लिबरलिज्म की. एंड सिंस ही इज द फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट लिबरलिज्म, तो जॉन लॉक को कहा जाता है फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म. ये रहे एडम स्मिथ. He talked about capitalism and first to talk of capitalism, so he will be considered as father of classical capitalism. अब जॉन लॉक कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि प्रॉपर्टी एक नेचुरल राइट है. इंसान का जो लेबर है वो उससे वो प्रॉपर्टी बनाता है. तो प्रॉपर्टी इज एज पर्सनल एज ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ. हमारा शरीर जितना हमारा खुद का है, अगर हम अपने शरीर से की हुई मेहनत से अगर कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं तो वो प्रॉपर्टी अब हमारी पर्सनालिटी का ही एक्सटेंशन है. तो ही टेक्स प्रॉपर्टी टू द लेवल ऑफ नेचुरल राइट. अब अगर आपका प्रॉपर्टी का राइट है, आपका वेल्थ का राइट है आपके पास, इसी आइडिया को फर्दर बिल्ड किया एडम स्मिथ ने. और जब वहां पे अपने कैपिटलिज्म की थ्योरी में वो जस्टिफाई करते हैं कि द कैपिटलिस्ट्स आर जस्टिफाइड टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ फॉर देमसेल्फ. याद है मैंने जॉन लॉक को पढ़ाते वक्त कहा था कि उन्होंने जो स्पॉइलेज लिमिटेशन को बाईपास किया. उन्होंने कहा कि स्पॉइलेज लिमिटेशन जो है, इट इज नो लॉन्गर मीनिंगफुल आफ्टर इन्वेंशन ऑफ मनी. दैट प्रोवाइडेड स्कोप फॉर modern capitalistic society because now laborers could work in factories and those labor could be bought by the capitalists. तो इंसानों के लेबर को अब कैपिटलिस्ट खरीद सकते हैं पैसे से, यानी कि मोनेटाइजेशन ऑफ लेबर ये जस्टिफाई किया. और उसके मदद से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे कैपिटलिस्ट. और प्रॉफिट किसका होगा? कैपिटलिस्ट्स का ही होगा. याद है ये बताया था. तो मैं एक बार जल्दी से दिखा देता हूं ताकि आप इसको रिलेट कर पाए. मैंने यहां पे इसको इंक्लूड नहीं किया है, बट जॉन लॉक, मैंने लास्ट पीपीटी में, लास्ट जो जॉन लॉक के ऊपर वीडियो मैंने बनाया था उसमें ये वाला पीपीटी याद है, मैंने बताया था कि हाउ जॉन लॉक ने जब जस्टिफाई किया है कि स्पॉइलेज लिमिटेशन इज नो लॉन्गर मीनिंगफुल, तो उसके बाद से कैपिटलिस्टिक सिस्टम के लिए एक बेस ले डाउन कर देते हैं. वो कैपिटलिस्ट है, वर्कर है ना, वर्कर्स विल वर्क, और उनका जो वर्क है वो उनके पर्सनालिटी का ही एक्सटेंशन है. बट नाउ एवरीथिंग कैन बी मोनेटाइज्ड, तो देयर वर्क कैन आल्सो बी मोनेटाइज्ड एंड कैपिटलिस्ट इज बाइंग हिज वर्क, बाइंग देयर वर्क. तो उनका वर्क खरीद लिया इस कैपिटलिस्ट ने. अब उसकी मदद से अगर कोई सामान प्रोड्यूस होता है तो वो पूरा सामान किसका हुआ? इस कैपिटलिस्ट का हुआ. अब सामान को बाजार में बेचेगा तो उससे होने वाला प्रॉफिट भी पूरा किसका हुआ? इसका हुआ, क्योंकि जो वर्क को मिक्स किया गया है रॉ मटेरियल के साथ और उससे सामान बना है. रॉ मटेरियल भी कैपिटलिस्ट ने खरीदा और वर्क भी कैपिटलिस्ट ने खरीदा, तो दोनों इसी का है, तो प्रोडक्ट भी इसी का हुआ, तो वेल्थ भी इसी का होना चाहिए. तो दिस इज हाउ आई सेड दैट जॉन लॉक हैज सेट अप सॉलिड फिलोसॉफिकल बेसिस फॉर राइज ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम. और इसी कैपिटलिस्टिक सिस्टम को अब जस्टिफाई कर रहे हैं. यहाँ पे आप देखें, एक तरफ जॉन लॉक कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी की बात, और फिर वो स्पॉइलेज लिमिटेशन हटा देते हैं. तो एक तरीके से कैपिटलिस्ट लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और वो सब उनका खुद का होगा, उस पे स्टेट का कोई हक नहीं होगा. ये बात कहते हैं एडम स्मिथ. तो जॉन लॉक की राइट टू प्रॉपर्टी या लिमिटेशन ओवर स्पॉइलेज या स्पॉइलेज लिमिटेशन का रिमूवल आफ्टर इन्वेंशन ऑफ मनी, दैट हैज डायरेक्टली
इन्फ्लुएंस्ड एडम स्मिथ टू जस्टिफाई कि एक कैपिटलिस्ट क्लास जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता अगर वो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में वो अपने वर्कर्स को वेजेस दे रहा है और वर्कर्स अपनी इच्छा से अपनी वेजेस अपनी वर्क को बेच रहे हैं और उसके बाद वो करोड़ों कमाए अरबों कमाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि वो लेबर भी खरीद रहा है तो प्रॉफिट भी पूरा पूरा उसी का होना चाहिए और प्रॉफिट का पूरा पूरा एक्यूमुलेशन अगर वो करता है देन ऑल्सो इट इज नॉट अनजस्टिफाइड, वो भी उसका ही पर्सनल प्रॉपर्टी होगा। एंड राइट टू प्रॉपर्टी इज ए नेचुरल राइट जिसको सरकार भी नहीं ले सकती। तो गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर, इट शुड नॉट से द रिच कि नहीं नहीं आप इतना वेल्थ कैसे रख सकते हैं, आपको गरीबों को बांटना होगा, आप हमें ज़्यादा पैसा दीजिए, ज़्यादा टैक्स दीजिए, हम गरीबों का वेलफेयर करेंगे। सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड एज पर एडम स्मिथ। तो लॉक का राइट टू प्रॉपर्टी बीइंग अ नेचुरल राइट, स्पॉइलेज लिमिटेशन बीइंग नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट, नाउ labor could also be bought and the capitalist can buy labor and they can mix labor with raw materials to produce goods and services और उससे होने वाला प्रॉफिट पूरा पूरा कैपिटलिस्ट का होगा और उससे उनका कैपिटल अगर एक्यूमुलेट भी होता है तो दैट विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये सब कुछ जस्टिफाई कर रहे हैं एडम स्मिथ। लॉक का कॉन्सेप्ट है लिमिटेड गवर्नमेंट, एडम स्मिथ टेक्स इट फॉरवर्ड एंड गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजेस फेयर कि इकोनॉमी की दुनिया में सरकार को अनड्यूली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। इकोनॉमी की दुनिया में दो इनविजिबल हैंड्स होते हैं, डिमांड सप्लाई, दे आर ऑलवेज एट वर्क, देयर शुड बी नो सेंट्रलाइज्ड। एज आई टोल्ड यू कैपिटलिज्म की फिलोसफी क्या कहती है, नो सेंट्रल प्लानिंग, या दूसरे शब्दों में कहें तो नो गवर्नमेंट प्लानिंग। तो ये जॉन लॉक के आइडिया से ही इमर्ज हो रहा है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जॉन लॉक के हिसाब से इंसान क्या है, रैशनल है। वो स्टेट ऑफ नेचर में भी रीजनिंग वाला इंसान था, उसके पास लॉजिक करने की एबिलिटी थी। और एडम स्मिथ का जो मार्केट मॉडल है या कैपिटलिस्टिक मॉडल है उसमें भी ये माना गया है। वो जॉन लॉक के इस आइडिया को आगे लेकर के चलते हैं, कहते हैं इंसान रैशनल है तो जब वो कोई सामान खरीदने जाता है बाजार में तो वहां पे अपनी रैशनैलिटी का इस्तेमाल करेगा, वो हिट एंड ट्रायल करेगा। वैसे ही जो सेलर है जब अपना सामान बेचना जाता है बाजार में तो अपनी रैशनैलिटी का इस्तेमाल करेगा, वो कोशिश करेगा कि अपने सामान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल पाए और बायर सोचेगा कि सस्ते से सस्ते दाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद पाए। बोथ विल डू हिट एंड ट्रायल एंड दैट इज हाउ दे विल डू ट्रांजैक्शन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट विल लीड टू ओवरऑल बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जॉन लॉक का आइडिया है रैशनल मैन का और उस आइडिया को अप्लाई करते हैं एडम स्मिथ इन मार्केट और कहते हैं कि हर इंसान चूंकि रैशनल है तो मार्केट में वो रैशनलिटी के साथ बिहेव करेगा। एवरीवन विल ट्राई टू compete अगेंस्ट ईच अदर यूजिंग देयर रैशनलिटी एंड दैट इज हाउ बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विल ऑटोमेटिकली हैपन। तो याद है क्लास में इकोनॉमिक्स में हमने जो मार्केट मॉडल पढ़ा है या उसी को क्या कहा जाता है, कैपिटलिस्टिक मॉडल या लेसेस फेयर मॉडल गिवन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि मार्केट डेवलप करा दीजिए। मार्केट मतलब देयर शुड बी एन नंबर ऑफ सेलर्स एन नंबर ऑफ बायर्स एंड देन ऑटोमेटिकली पीपल विल डू हिट एंड ट्रायल बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज रैशनल। हर इंसान समझदार है, ऐसा कहते हैं एडम स्मिथ। अपने मार्केट मॉडल को बिल्ड करने के लिए जो इंसान का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एवरी इंडिविजुअल इज रैशनल। ये जो आइडिया है कि एवरी इंडिविजुअल इज रैशनल दैट हैज बीन पिक्ड बाय एडम स्मिथ फ्रॉम जॉन लॉक। हर इंसान समझदार है तो वो अपने हिसाब से चीजें खरीदेगा, अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालने की कोशिश करेगा। सेलर्स भी समझदार हैं, कंज्यूमर्स भी समझदार हैं, तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन विल हैपन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल रहना चाहिए। कभी कभार इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है नाइट वॉचमैन, बट ध्यान रहे एडम स्मिथ हिमसेल्फ डिड नॉट यूज द वर्ड नाइट वॉचमैन। एडम स्मिथ सिंपली सेड कि गवर्नमेंट्स रोल शुड बी लिमिटेड। एडम स्मिथ ने कहा लेजेस फेयर होना चाहिए, गवर्नमेंट्स रोल शुड बी लिमिटेड। वो बाद में कुछ लोग जो बाद के सोशलिस्ट हैं वो एडम स्मिथ का मजाक उड़ाते उड़ाते कहने लगे कि एडम स्मिथ ने तो सरकार को नाइट वॉचमैन बना दिया। लेकिन मोटा मोटा नाइट वॉचमैन वर्ड इज जनरली रिलेटेड विद द लेसेस फेयर, मीन्स द गवर्नमेंट शुड डू लीस्ट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ये हो गई एडम स्मिथ की थ्योरी एंड आई होप आई हैव sufficiently argued
to establish that John Locke and his ideas of liberalism provided philosophical bedrock for Adam Smith's capitalism. Capitalism is essentially an economic doctrine, while liberalism is essentially a political philosophy. बट इसमें जो बेसिक आइडियाज हैं उसी को लेकर के एडम स्मिथ अपनी कैपिटलिज्म की थ्योरी देते हैं। अब हुआ क्या, जब एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी दी तो धीरे धीरे वो काफी पॉपुलर होने लगी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि ये तो काफी लॉजिकल है। फिर एक तरफ एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी दी और उससे थोड़ा पहले ब्रिटेन में, फ्रांस में शुरू हो चुका था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। स्टीम इंजन आने लगे थे तो फैक्ट्रियां लगने लगी थी। अब फैक्ट्रियों के अंदर एक तरफ वर्कर्स हैं, दूसरी तरफ फैक्ट्रियों को लगाने वाले कैपिटलिस्ट हैं। एंड नाउ इवन इन द फैक्ट्रीज एडम स्मिथ्स मॉडल वाज अप्लाइड कि वर्कर्स सैलरीज या वेजेस वे आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लाइक देयर इज मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी, देयर इज मार्केट फॉर लेबर ऑल्सो, जिसको कहा जाएगा लेबर मार्केट, जिसमें एक तरफ कैपिटलिस्ट लोग जो हैं, ये वाली बात फिर देखिए, लेबर मार्केट डेवलप होने लगा और लेबर मार्केट में कैपिटलिस्ट आर कंज्यूमर एंड दिस वर्कर्स आर सप्लायर्स ऑफ व्हाट, लेबर। एंड हाउ वेजेस विल बी डिसाइडेड, वेजेस विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट सा डेवलप होने लगा आफ्टर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्योंकि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले ज्यादातर यहाँ पे खेती होती थी, एग्रीकल्चर वाज द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट आफ्टर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फैक्ट्रियां लगने लगी और फैक्ट्रियों में अब वर्कर्स आने लगे और कैपिटलिस्ट जो फैक्ट्रियों को लगा रहे हैं वो तो हैं ही। सो नाउ लेबर मार्केट डेवलप। अब लेबर मार्केट के अंदर हाउ वेजेस ऑफ लेबर विल बी डिसाइडेड, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो एक तरफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है, दूसरी तरफ एडम स्मिथ की मार्केट थ्योरी आ रही है उनकी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1760s के आसपास शुरू हुआ, स्टीम बेस्ड इंजन, एंड वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखी गई। और वेल्थ ऑफ नेशंस जो है वो इतनी पॉपुलर हुई कि इंडस्ट्रीज के अंदर भी नाउ हिज आइडियाज वेयर अप्लाइड। द वेजेस एज आई सेड वेयर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कर्स। और धीरे धीरे आफ्टर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एडम स्मिथ्स थ्योरी लेड टू राइज ऑफ कैपिटलिज्म। धीरे धीरे इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो एडम स्मिथ के सजेशंस के हिसाब से चलने लगा। इट स्टार्टेड टू शिफ्ट अवे, ब्रिटेन के अंदर खासकर बात की जाए तो इकोनॉमिक सिस्टम स्टार्टेड टू शिफ्ट अवे फ्रॉम मर्केंटलिज्म, मींस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ट्रेड वाज रिड्यूस्ड, एक्सपेंशन ऑफ फ्री ट्रेड हैपेंड, मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब लेसेस फेयर, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल बाय द कैपिटलिस्ट क्लास, accumulation of wealth by the capitalist class as their own personal wealth was justified. Encouragement of entrepreneurship also started. तो सब कुछ ठीक ही था आफ्टर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। धीरे धीरे अब फैक्ट्रियां लग रही हैं, मार्केट डेवलप हो रहा है। फिर क्या हुआ, चीजें आगे बढ़ी। फिर एक थिंकर आए, जेरेमी बेंथम, उन्होंने अपनी थ्योरी दी यूटिलिटेरियनिज्म की। यूटिलिटेरियनिज्म की जो थ्योरी है वो वैसे तो जेरेमी बेंथम इंडिपेंडेंटली लिख रहे हैं, देखेंगे हम जेरेमी बेंथम के बारे में अगले लेक्चर में, तो वो इंडिपेंडेंटली लिख रहे हैं अपने इंडिपेंडेंट पर्पस से। बट यूटिलिटेरियनिज्म प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म। जो भी एडम स्मिथ कहते हैं अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में, जो भी वो कैपिटलिज्म की थ्योरी वो प्रमोट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए इकोनॉमिक सिस्टम, उसको जेरेमी बेंथम बाद में अपनी यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी से और ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कैपिटलिज्म अब पीक करने लगा था, उसको और ज्यादा फिलोसॉफिकल सपोर्ट मिला फ्रॉम द यूटिलिटेरियनिज्म फिलोसॉफी ऑफ बेंथम। फिर आया सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक इंजन आने लगे 1850s ऑनवर्ड। तो धीरे धीरे अब मार्केट और ज्यादा डेवलप होने लगा था, नई नई फैक्ट्रियां लगने लगी थी, बहुत सारे लेबर जो है अब एग्रीकल्चर छोड़ करके फैक्ट्रियों में काम करने लगे थे।
लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जब भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, जब भी होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब ही है कि अब पहले के मुकाबले ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीनें आएंगी। सोफिस्टिकेटेड मशीनों का मतलब ही है कि ह्यूमन लेबर की रिक्वायरमेंट अब कम होगी। तो इसका मतलब देयर विल बी राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल। कुछ नई तरीके की हाई स्किल्ड जॉब्स जरूर बनेगी, बट कई सारी लो स्किल्ड जॉब्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। सो देयर विल बी राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स the supply of workers is more now after every industrial revolution happens, and demand is less, and then happens exploitation of workers. और यही हुआ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। तो ठीक है, समाज में फैक्ट्रियां लगने लगी, कुछ लोग वर्कर्स थे, कुछ लोग कैपिटलिस्ट थे, और धीरे धीरे कैपिटलिस्टिक मॉडल जो है एडम स्मिथ का वो फॉलो होने लगा था। लेकिन सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, और एडम स्मिथ के कैपिटलिस्टिक मॉडल को थोड़ा फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन दे दिया जेरेमी बेंथम ने अपने यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी से। फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, और सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, वर्कर्स की डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी। सो नाउ वर्कर्स वे आर फोर्स टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, 14 to 16 आवर्स ए डे। चाइल्ड लेबर ऑल्सो इंक्रीज्ड, अनसेफ फैक्ट्रीज कंडीशन, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी जॉब से निकाल देंगे। लो वेजेस ड्यू टू सरप्लस लेबर, अब लेबर है ज़्यादा, डिमांड है कम। तो यहां से आफ्टर सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, व्हेन क्लासिकल कैपिटलिज्म, द आइडिया ऑफ एडम स्मिथ, व्हेन इट स्टार्टेड टू पीक, तब धीरे धीरे उसके नेगेटिव्स देखने को मिले इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर क्लास, एंड दैट लीड टू क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये पेज पे जो मैं आपको डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ, फ्लो चार्ट दिखाने जा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगले जो आने वाले फिलोसोफर्स हैं, खासकर कार्ल मार्क्स, उसके लिए ये पेज का डिस्कशन जो है एक रोड मैप की तरह काम करेगा, आपके दिमाग में क्लैरिटी लाएगा। तो ध्यान से समझिए। जॉन लॉक अपनी थ्योरी देते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म की थ्योरी, 17th सेंचुरी में, 1689 में वो अपनी थ्योरी देते हैं। जॉन लॉक की थ्योरी एक फिलोसॉफिकल बेस की तरह काम करती है फॉर एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ उसको आगे लेकर के बढ़ते हैं, और 18th सेंचुरी में लगभग 100 साल के बाद जॉन लॉक के अपनी थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म देते हैं 1776 में। कैपिटलिज्म को अप्लाई किया जाता है आफ्टर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सब ठीक ही रहता है, उसी हिसाब से ब्रिटेन की सोसाइटी चलने लगती है। फिर एडम स्मिथ की थ्योरी को, जो कैपिटलिज्म की थ्योरी है, उसको और ज्यादा बेस मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है जेरेमी बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी में। क्या है यूटिलिटेरियनिज्म, वो हम आगे देखेंगे। और फिर विद द या बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, क्लासिकल कैपिटलिज्म जो एडम स्मिथ ने शुरुआत की थी वो पीक करने लगता है। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हो जाता है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी हो रहा था, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाता है, एडम स्मिथ की थ्योरी को फिलोसॉफिकल और सपोर्ट मिलता है यूटिलिटेरियनिज्म से। फिर कैपिटलिज्म पीक करने लगता है, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, और उसका नतीजा ये होता है कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। और वर्कर्स का जब एक्सप्लॉयटेशन होगा तो नेचुरल सी बात है कि लोग अब धीरे धीरे ये जो क्लासिकल कैपिटलिज्म की फिलॉसफी है, इसकी कमियां ढूंढना शुरू करेंगे कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और फिर आएंगे जेएस मिल। जेएस मिल कैपिटलिज्म की थ्योरी में थोड़ा रिफॉर्म करना चाहेंगे, बोलेंगे ये गड़बड़ है, ये गड़बड़, इसको यहां ठीक करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मोटा मोटा जेएस मिल ये कहेंगे कि कैपिटलिस्ट लोगों को सारा का सारा वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए, पार्ट ऑफ द वेल्थ शुड बी पेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, जिससे थोड़ा बहुत सरकार वेलफेयर वगैरह कर पाए गरीबों का। तो जेएस मिल कैपिटलिज्म के लाइन में ही बात करेंगे, लेकिन ही विल सजेस्ट रिफॉर्म इन लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म। लेकिन ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स के बाद, वर्कर्स के बाद, नए सेट ऑफ थिंकर आएंगे जिसको लीड करेंगे कार्ल मार्क्स, एंड ही विल से कि नो, रिफॉर्म नहीं चाहिए, पूरा रिवॉल्यूशन चाहिए। तो कार्ल मार्क्स हैज इमर्ज्ड एज ए रिएक्शन टू द क्लासिकल कैपिटलिज्म एट एडम स्मिथ। कार्ल मार्क्स सेज कि एडम स्मिथ्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्रॉफिट, एंड कार्ल मार्क्स सेज प्रॉफिट इज सिन, गुनाह है, पाप है। तो आने वाले हमारे तीन थिंकर्स हैं, बेंथम, जेएस मिल एंड कार्ल मार्क्स।
तीनों के लिए ये जो पेज है एक बेस ले डाउन करता है। हम लोग कल देखेंगे बेंथम के बारे में जो अपनी यूटिलिटेरिज्म की फिलोसफी देते हैं। यूटिलिटेरिज्म इज रिटन इंडिपेंडेंटली, प्रमोटेड इंडिपेंडेंटली, बट इट प्रोवाइड सम बेस या सपोर्ट टू कैपिटलिज्म। फिर यूटिलिटेरिज्म को ही आगे लेकर के चलेंगे जेएस मिल, और उसी प्रोसेस में वो कैपिटलिज्म को थोड़ा रिफॉर्म करने का सजेशन देंगे। लेकिन ये जो क्लासिकल कैपिटलिज्म के रिएक्शन में आएंगे कार्ल मार्क्स, और वो अपनी नई फिलोसफी दे बैठेंगे जिसको कहा जाएगा साइंटिफिक सोशलिज्म या मार्क्सिज्म। आज के लिए इतना ही। टुमारो विल सी जेरेमी बेंथम एंड हिज यूटिलिटेरिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।